हेलो, चलिए क्या पढ़ाना है हम लोगों को? वही टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग टर्म्स कह लीजिए। अकाउंटिंग टर्म्स इसी के बारे में 55 हो चुका है। 3 क्लासेस ऑलरेडी हमारे इसमें जा चुके हैं। अगला जो आज का जो टॉपिक है अभी के करके हम लोग आगे देख लेते हैं, जो भी अलग अलग वर्ड्स है। तो पहला वर्ड्स है डेफरल। डेफरल नाम सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? अब चूंकि पहला क्वेश्चन इसलिए ये होता है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ, मैं एग्जैक्ट ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने डेफरल का यूज किया है, बट इससे रिलेटेड एक्चुअल में इसका अर्थ जो क्या है, इसके बदले मैंने कोई और वर्ड ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ है। नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बात बताया था, याद करिए। डेफर्ड एक वर्ड आता था, किस चीज में था? एक्सपेंडिचर में। याद है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफरल मतलब होता है कि जिसका हमने क्या कर रखा है, मतलब जिसका ऑलरेडी हमने पेमेंट कर रखा है लेकिन अभी तक उसका यूज हमने नहीं किया हुआ है, तो उसका यूटिलाइज हम क्या करते हैं? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में क्या करते हैं? उसको पार्ट, मतलब जिस ईयर में जाके उसको यूटिलाइज करने वाले हैं उस ईयर में ही उस एक्सपेंस का हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। जैसे मान के चलिए, मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया कि एडवर्टाइजमेंट पर्पज से मैंने किसी एक्टर को मैंने 3 लाख रुपया दे दिया और मैंने बोला 3 साल तक अगला एडवर्टाइजमेंट आप करिएगा, या किसी चैनल पे मैंने क्या कर दिया? अपना स्पॉन्सरशिप वगैरह का काम करवाना शुरू किया, 3 लाख दिया 3 साल के लिए। तो 1 साल में ही वो 3 लाख रुपए को मैं अगर एक्सपेंस मानूं, क्या है? सही है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें 1 साल में नहीं 3 साल में मिलने वाला। तो रूल ये कहता है कि हम एक साल अलग अलग करके, तो डेफरल कहने का मतलब वो चीजें जो आगे के वर्ष के लिए, डेफरल आगे बढ़ा दिया गया उसको, जो आगे के वर्षों के लिए हम क्या करें? यूटिलाइज करने के लिए हमने रख रखा है, तो हमारा क्या हो जाता है? डेफरल। जिसके बारे में कहा गया कि पोस्टपोनमेंट, अब नाम से पहला ही वर्ड वही आ गया। पोस्टपोन करने का मतलब हम यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ आगे के लिए बढ़ा दे रहे हैं। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू। जैसे कि मुझे मान के चलिए कि आपने मुझे 2 साल का आपका कोई कोर्स है, 2 साल के लिए आपने मुझे 20,000 रुपए दे दिए, तो आज ही इसी साल में क्या उस 20,000 को इनकम मान लो? नहीं, ये पे रूल क्या कहेगा कि 10,000 जिसको मैंने आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना है वो इस साल मानूंगा, बाकी 10,000 का हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। ओके, तो वही कह रहा है, revenue or expense after its related receipts or payments to a subsequent period to which it applies। हमें पेमेंट या रिसीव, अगर पेमेंट करना है तो मैंने जैसे खर्चे के लिए, जैसे एक्टर को मैंने दे दिया, या एडवर्टाइजमेंट पर्पज से मैंने किसी चैनल को दे दिया कि अगले 3 साल चलाना है, पेमेंट आज कर दिया, बट क्या वो पूरा का पूरा हमारा अप्लाई हो रहा है क्या? वो अभी मतलब पूरा का पूरा क्या बेनिफिट मैं इस साल कंज्यूम करने वाला हूं? नहीं। तो यहाँ पे जो आगे के वर्षों के लिए मैंने छोड़ रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? किस नेचर का? डेफरल नेचर का। इसी से हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है कि मतलब वैसे खर्चे जिसको हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसके लिए हमने पेमेंट कर रखा है, बट उसका यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तो जितने सालों में यूटिलाइज करेंगे उतने सालों में उसको क्या कर देंगे? अलग अलग हम बांट देंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है डेफिशिएंसी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। डेफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया था, डिफिसिट, डेफिशिएंसी, पता है क्या होता है? कमी। क्या होता है एक तरह से? ये क्या हो गया? कमी। तो यहां पे यही है, तो एक्सेस ऑफ लायबिलिटी, ये खास करके ये डेफिशिएंसी पहले तो खैर नहीं होता था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट में भी आप जाइएगा ना, तो पहले कंपनी में जैसे आप पढ़ते थे कि भाई किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट लॉस की जानकारी लेनी है तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एनपीओ में हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने आपको बताया था बीबीए का जब हमारा क्लास चल रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, उसकी जगह पे हम सरप्लस एंड डेफिसिट का यूज करते हैं या डेफिशिएंसी का यूज करते हैं। यानी कि जब हमारा इनकम ज्यादा हो जाए और एक्सपेंस कम हो जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारे लिए डेफिशिएंसी हो जाता है, सॉरी इनकम सरप्लस हो जाता है, और जहां पे हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, मतलब डेफिसिट हो जाए। मैंने आज बच्चों को समझाया था ये करके कि पापा जी मुझे 100 रुपए दिए, बोले कि मार्केट से सब्जी लाओ, मैं वहां पे गया 80 में सब्जी लेके आ गया, तो ये जो 20 रुपया क्या था मेरे पास बच गया, सरप्लस हो गया, उन्होंने ज्यादा दे रखा था। वही चीज यहाँ भी, लेकिन अगर पापा जी ने मैंने बोला कि भाई 100 रुपये उन्होंने बोला,
मैं मार्केट गया, किसी कारणवश मैंने 120 का सब्जी ले लिया, तो ये 20 रुपये क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया मेरा, कम पड़ गया, तो वही हो गया कम। तो यही पे यहाँ पे कहेगा, तो देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है क्या, सेम इसी से रिलेटेड है, क्या है हमारा, डिफिसिट। सेम वही चीज, जो कमी है, या तो डेफिशिएंसी कह लीजिए जो कमी आया था, या डेफिसिट जो कमी है, ठीक है ना। उसमें भी वही चीज है, क्या कर रहा था, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल या पर्सनल, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, तो नॉमिनल है, क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंस की हम बातें करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का मतलब खर्च है कि नहीं, खर्च या लॉस, तो डेफिसिट का मतलब वही हो गया, ठीक है ना, मतलब हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है। फिर अगला है डिप्लीशन। फिर अगला क्या है, डिप्लीशन। याद है, इसमें डिप्लीशन कहने का मतलब आपको उस टाइप से नहीं दिया गया है, लेकिन डिप्लीशन का एक्चुअल अर्थ आपको समझना है, क्या कि जब वैल्यू में हमारा कमी आता है, गिरावट आता है, तो मेनली डिप्लीशन का यूज हम कहां करते हैं, जब नेचुरल प्रोडक्ट के वैल्यू में कमी आती है, नेचुरल एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन कहते हैं। ये चीज मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था, है कि नहीं। अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल के लिए, और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए, है कि नहीं। फिर आगे क्या रहा, डिप्रिसिएशन हो गया, फिर आगे क्या रहा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके लिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन याद रहे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो भी कमी आती है वो हमारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन होता है। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद क्या रहा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, तो वो अमाउंट जो आगे चल के डेप्रिशिएट होने वाला है, तो हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा। कहानी खत्म। क्या लिखा है इसके बारे में, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू। इस मोबाइल पे मैं बोलूं इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, क्या होगा, जितना इसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा ज्यादा यही ना डेप्रिसिएशन में जाएगा, इतना ही ना कम, मतलब 10, अगर मान के चलिए 70,000 का मोबाइल जिस दिन खरीदा था, तो लास्ट में कितना तक जाएगा ये, अगर जीरो भी चला जाए इसका वैल्यू, तो कितना डेप्रिसिएशन जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं ना कर सकता कि नहीं दाम बहुत कम हो गया, 80,000 कम हो गया, अब 10,000 जाके सरकार को दो, ऐसा नहीं ना होगा भाई। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन दैट एसेट्स, या ओरिजिनल कॉस्ट कह लीजिए इसका, कि हमने जितना में खरीदा था वही। तो क्या हो गया हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर आगे क्या कर रहा है, डेप्रिशिएबल एसेट्स। यहां पे है, अब हर एसेट्स डेप्रिशिएबल नहीं होता। एबल मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब हो गया डेप्रिसिएशन, एबल मतलब के योग्य, के लायक। तो कौन सा एसेट्स है जो डेप्रिशिएबल है, तो सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल, मतलब एक जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, डेप्रिशिएबल है वो। लेकिन क्या हर एसेट्स डेप्रिशिएबल, हर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएबल हो सकता है क्या, नहीं। मैंने बोला था लैंड दिखता भी है, टच भी कर सकते हैं, लेकिन वो डेप्रिशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसका लिमिटेड यूजफुल लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि इसके पास क्या होना चाहिए, अपना लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए, जो कि लैंड के पास नहीं है। इसका अनलिमिटेड, ये खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आपने जमीन ले लिया 10 साल बाद, या नहीं आपका जमीन बहुत पुराना हो गया छोड़ दीजिए नहीं लेंगे, ऐसा होगा क्या, 10 साल बाद और वैल्यू देके जाएगा ये। तो जिसके वैल्यू में कमी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कमी, क्योंकि भाई ये इसका लिमिटेड लाइफ ही नहीं है, इसका तो लाइफ अनलिमिटेड है। तो इसीलिए तो दो चीज मेन कंडीशन यही होता है। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन होता है कि एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए जिसका लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स। इसमें एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, अब एसेट्स के बारे में एक थर्ड पॉइंट इसमें आपको दिया हुआ अभी, लेकिन वो थर्ड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ,
किस पर्पज से पढ़ा रहा हूं मैं आपको? अकाउंटिंग पर्पज से। तो पक्का है कि अकाउंटिंग पर्पज से पढ़ा रहा हूं, तो पक्का ये रिलेटेड विथ किसी ना किसी। और बिजनेस में किसी भी एसेट्स का यूज कब करते हैं? किसी भी एसेट्स क्या होता है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ एसेट्स, डेफिनेशन ऑफ एसेट्स जो आपके बुक्स वगैरह में दिया रहता है कि एसेट्स जिसका वो क्या होता है कि हमारे पास जिसका ओनरशिप हो, सबसे बड़ा चीज कि इसका कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो, और जिसका यूज करके हम इन फ्यूचर अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, वही ना होता है। इसी पोजीशन को थर्ड में लाके दे दिया, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मुख्य रूप से किसी भी एसेट्स को डेप्रिशिएबल एसेट्स बनने के लिए क्या जरूरी है किसी बिजनेस में, कि वो एसेट्स बिजनेस का होना चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए, हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए और उसका लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए। कोई दिक्कत? पक्का? गुड। नेक्स्ट है हमारा क्या? डेप्रिसिएशन मेथड। अब मेथड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वैसे 10 तरह के मेथड आपको अलग अलग पढ़ने मिलेंगे डेप्रिसिएशन के, लेकिन जो मुख्य रूप से जो होगा ना आपको, वो दो ही होगा। एक होगा आपको WDV, एक होगा आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये रिटेन डाउन वैल्यू, ये दो मेथड हो। तो जब भी आपको डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में, तो मतलब समझिएगा वहां पे हम बातें कर रहे हैं कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम अपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? दो मेथड, WDV एंड SLM। SLM क्या कहता है कि भाई हम डेप्रिसिएशन हमेशा एट ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन हमेशा किस चीज पे चार्ज होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा, समझिएगा ये वाला। लेकिन ये WDV क्या कहता है? ये क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएटेड, शॉर्टकट में लिख दिया हूं, लास्ट में डी लगा दिया हूं। यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसमें से जो डिप्रिशिएट हो चुका अमाउंट उसको माइनस करके जो बचेगा उसी का जो रिमेनिंग वैल्यू होगा, जो हमारा रिमेनिंग वैल्यू होगा उसी रिमेनिंग वैल्यू पे हम करते हैं। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता के आगे निकल रहा हूं। तो ये हो गया हमारा मेथड। अब इसी WDV मेथड को जो कहते हैं ना, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कहते हैं। डिमिनिशिंग मतलब जो गिरता जाए, मतलब वैल्यू में जैसे जैसे गिरावट आएगा, किसके कारण गिरावट आएगा? अमाउंट जो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसी वैल्यू पे जो हम कैलकुलेट करता है डेप्रिसिएशन, तो उस मेथड का नाम होता है WDV या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, जो सबसे नीचे आपको दिया हुआ है पेज में देख लीजिए। डेप्रिसिएशन रेट, वो रेट जिससे हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है। तो यदि ये दो तरह से, एक तो ऑलरेडी पहले से आपको रेट स्पेसिफाइड है, और दूसरा आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर दे रहे हो, डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, और उसके बाद अगर रेट को निकालने को बोले तो परसेंटेज के थ्रू आप रेट कैलकुलेट कर लीजिए, वो अलग बात है। तो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। एक तो आपको मिलेगा रेट ऑफ, डायरेक्ट बोल रहा कि 10%, 20%, 15%, 5% बोल देगा क्वेश्चन। लेकिन एक होता है क्या आपको, जो ये कहेगा भाई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। डिटेल इंफॉर्मेशन इन द सेंस ओरिजिनल कॉस्ट, अब हो सकता है ओरिजिनल कॉस्ट डायरेक्ट दे, या हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह को ऐड करके। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे देगा? स्क्रैप वैल्यू, कि आने वाले 10 साल बाद यदि ये एसेट्स खत्म होगा तो उसका वैल्यू कितना मिलने वाला है। स्क्रैप वैल्यू यही होता है ना, कबाड़ में जब बेचेंगे, आउटडेटेड होने के बाद बेचेंगे तो भाई कुछ तो मिलेगा ना। तो स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट्स,
इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारा क्या होता है, एक नया फॉर्मूला तैयार होके आता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, तो क्या होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लिमिटेड लाइफ, जो है ना कितना है लिमिटेड लाइफ, उसके बेस पे हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आता है फिर उसको क्या करिए आप रेट में कन्वर्ट करना चाहे तो बदलिए। तो डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, यही कि किस रेट से हमारा हर साल क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स का वैल्यू डाउन हो रहा है। ओके, फिर आता है क्या हमारा डिस्काउंट, छूट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बताना, जब भी हम क्या करते हैं प्राइस से कम पे, टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्काउंट बताए थे, डिस्काउंट नहीं बताया लेकिन डिस्काउंट सबको जानते हैं। जब भी प्राइस से कम वैल्यू पे चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी जब प्राइस से कम पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो जितना जो लो प्राइस जो करते हैं ना, वो तो बीच का डिफरेंस होता है ओरिजिनल सेल प्राइस एंड एमआरपी, वो हमारा क्या बन के निकलता है डिस्काउंट। या परचेज करते हैं तो एमआरपी और ओरिजिनल परचेज प्राइस, एक्चुअल में जो हमने उसके लिए पे करा है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है हमारा डिस्काउंट। अब इसमें पता नहीं कौन सा, द रिडक्शन फ्रॉम अ लिस्ट प्राइस, लिस्ट मतलब वही एमआरपी, या कोटेड प्राइस और इनवॉइस प्राइस, सब वही है। इट ऑल्सो रेफर टू द प्राइस फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट ऑन अ बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी, ठीक है ना, जो भी हम पेमेंट करेंगे एक्चुअल में और जो भी हमारा एक्चुअल में क्या रहेगा एमआरपी वगैरह रहेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा आता है क्या डिविडेंड, क्या है हमारा डिविडेंड, नाम सुना है आप लोगों ने इसका, हिंदी में आप समझिए लाभांश, ये होता है लाभांश। किस चीज से मिला, लाभ प्लस और अंश का क्या होता है और लाभ का क्या होगा। हाँ, अब चूंकि डिविडेंड को हम नहीं तोड़ सकते, है नहीं, तोड़ेंगे तो जबरदस्ती और सब बनाना चाहे तो बना ही सकते हैं कि डिवाइड, और किसका इंड का, किसी भी बिजनेस का इंड प्रोडक्ट क्या होता है प्रॉफिट लॉस वगैरह, यही सब ना। तो हम तोड़ना चाहे तो समझा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती वाला नहीं कि खाली बैठे हैं तो स्कूल का फुल फॉर्म बता, हाँ वो सब वाला काम नहीं। तो उसको मैंने इसीलिए बच्चों को क्या किया कि कन्वर्ट करके बताया। तो क्या हुआ लाभांश, लाभांश मतलब लाभ का अंश, यानी प्रॉफिट का शेयर इन प्रॉफिट। तो ये जो लाभांश होता है ना, देखिए अब जब चलिएगा ना क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, तो जो मालिक है एक ही है, तो उसमें तो कोई अंश का बात ही नहीं है, जो है सब तेरा है भाई, है कि नहीं। लेकिन दूसरा आएगा पार्टनरशिप में, तो वहां पे आता है, लेकिन वहां पे शेयर इन प्रॉफिट डायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट शेयर इन प्रॉफिट नाम ही होता है। लेकिन यहां पे क्या जाता है ना, डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी के बिजनेस में आइएगा, कंपनी बिजनेस में, तो वहां तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके शेयर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट आता है। तो वही कह रहा है कि डिविडेंड क्या होता है, तो जो किसी भी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो शेयर मिलने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं हम डिविडेंड का, ठीक है ना। तो ये किस केस में आएगा आपको, ये कंपनी के केस में आएगा। शेयर ऑफ शेयर ऑफ ओके, कोई दिक्कत ना भाई, कुछ है नहीं मेरे, बताया तो, क्या बात कर रहे हैं भाई। हाँ नहीं छूटा है भाई, भरोसा करिए ना। दूसरा कह रहा है क्या हमारा, क्या कह रहा है, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा,
इसको तो हमको नहीं लगता याद है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये भी भूल गए। पता नहीं क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंटिटी एंड इट्स ओनर, इतना ही देख के पता चल जाना चाहिए। हाँ भाई, अरे सबसे पहला कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या नहीं होता है। अरे बिजनेस और ऑनर दोनों को क्या मानना है, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन द आइज ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों को अलग अलग बांटना है भाई। हाँ तो क्या था एंटिटी कॉन्सेप्ट कि भाई बिजनेस और उसके ऑनर, ऐसा नहीं किया है अपना ही बिजनेस खाइए ना जो खाना ना खिलाइए, लेकिन उसके बदले पैसा दीजिए, और नहीं तो हम इसका अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे ड्राइंग के नाम पे, बताया था। वही तो है कि रिलेशनशिप क्या करता है, बनाता नहीं है, ब्रेक कर देता है कि नहीं मालिक को अपना मालिक मत समझो, इसको अलग कर दो। ठीक है, आया आप समझ में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये, उम्मीद नहीं थी, बुरा मत मानिएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेना इसको आप। फिर उसके बाद क्या करें, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, देखो दो चीज पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे नहीं दिया है नाम, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। एक इक्विटी शेयर होता है, ठीक है ना, और एक होता है हमारा एक इक्विटी होता है। एक क्या होता है, इक्विटी शेयर, और एक होता है इक्विटी। देखो शेयर को क्या किया जाता है ना, दो भागों में बांट दिया जाता है। घर में जब शादी वादी की किसी की बात चलती है तो क्या होता है, दो तरह के लोगों का राय लिया जाता है। एगो घर के लोग बैठ के, भाई बहन माँ बाप बाबा दादी हैं तो चलता है ना। एक होता है कि नहीं जरा फुआ से बात कर लिया जाए, बुआ से, जरा मामा से बात कर लिया जाए, है कि नहीं, ये लोग भी तो परिवार के ठीक है, लेकिन अपनापन तो बहुत रहता है ना, चाहे वो सिस्टर जिनकी शादी हो रखी है जो बाहर है, तो ये लोग क्या है कि अब रिलेटिव बन जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में मालिकाना हक चलता है। ये बताइए, तुरंत फोन करके बताइए, ऐसे करेगा वो, सही लग रहा है, तुरंत। आज भी हमारे घर में ऐसा ही होगा, मतलब हो सकता है आपके घर में भी होता होगा, मतलब घर का बात अगर मैं किसी के बात मना मानूं, तुरंत ऊपर से हेडक्वार्टर से फोन आ गया, दीदी का, सही बात है क्या, ना ना गलत बात, हम जा ही रहे, अभी वही जा ही रहे। तो ये वाला मतलब क्या होता है कि वो लोग नहीं है एक्चुअल में ऑनर, लेकिन फिर भी उनको हमने मान लिया। वैसा ही होता है बिजनेस में भी, क्या किया गया, कंपनी में भी एगो साहब घर के लोगों को रखा गया, एगो संबंधी लोगों को रखा, रिलेशनशिप के लोग, मालिक दो तरह के। तो घर के लोग कौन है, इक्विटी शेयर, एक्चुअल ऑनर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। एक होते हैं रिलेटिव वाले, प्रेफरेंस शेयर। समझे कैसे, इसको समझने के लिए समझाता हूँ, क्या कंपनी पढ़ाता हूँ तो बहुत बेहतर समझाता हूँ इसको। एक्चुअल कहने का मतलब, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं पापा जी से जो पैसे लूंगा ना, वो पापा जी कभी नहीं मांगेंगे, नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे बिजनेस में पैसा दिए चलो वापस करो, नहीं मांगेंगे। लेकिन कितना अपनापन रहेगा मामा जी से। दीदी को आज कितना भी ठग के हम खा लें, लेकिन आने वाले समय जब देखेगी, ठीक है नहीं बोलेगी, लेकिन जब फायदा होगा तो बोलेगी है हमारा हिस्सा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इस शर्त पे भी दिया जाता है कि भाई सुनो, लो 2 महीना बाद दे देना, 1 साल बाद देना, 2 साल बाद, लेकिन देना, होता है कि नहीं होता, वैसे ही होता है। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को मैं इसलिए बता रहा हूं कि शेयर को 2 भागों में बांटा गया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा परसेंटेज लगा रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला था कल भी जब हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर रहे थे, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर रहे थे कि 10% प्रेफरेंस शेयर, यही एग्जाम्पल दिया था ना। और ये क्या कहता है भाई, जनरली कम्युनिटी भी होता है, क्यों, क्योंकि ये लोग संबंधी हो गए प्रेफरेंस। ठीक है, इस बार फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले बार दे दीजिएगा, जोड़ के दे दीजिएगा, चाहिए उनको, समझ में आया ना।
लेकिन ये है हमारे घर के लोग, ये अपनी जरूरत बोलेंगे आपसे, फायदा होगा तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं, तुमको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। तुम पैसा कब लौटाओगे, मैं तुमसे कब लूंगा, जब तुम्हें फायदा होगा, है कि नहीं। मतलब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, या सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड, ये फिक्स क्यों नहीं फिक्स होता, ठीक है घर, कोई बात नहीं, फायदा होगा तभी देना। तो इक्विटी शेयर में यही होता है। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, एक्चुअल ऑनर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और प्रेफरेंस शेयर भी है, ऑनर ही है, क्योंकि शेयर है तो ये ऑनर ही है, बट इन पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। और इनका नाम प्रेफरेंस शेयर जानते हैं। कल को अगर पैसा देने का है, मान के चलिए फायदा देना है, मेरे पास 10,000 फायदा हुआ है ना, और मान के चलिए 6,000 रुपये मैंने पापा जी से ले रखा है, 6,000 रुपये मैंने मामा जी से ले रखा, किसका पैसा पहले दूंगा, मामा जी का दूंगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव है। तो ये सारे के सारे प्रेफरेंस, ये सारे के सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं, किनको, प्रेफरेंस शेयर। कल को अगर पैसे लौटाने की बारी आएगी तो पहले किनका लौटाया जाएगा, डिविडेंड पहले देना होगा, किनको दिया जाएगा पहले, यानी इनसे जो बचेगा वही। तो यही फायदा इनका, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, लेकिन यहां का कोई तय नहीं, हो सकता है कि डाउन जा रहा है, लेकिन जिस दिन अप जाएगा अप भी जाए, ठीक है ना। तो खैर यहां पे अब आपके द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर को दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हम इक्विटी शेयर जानना चाहते हैं तो हमें पहले प्रेफरेंस शेयर जानना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर मीन्स अ शेयर, प्रेफरेंस शेयर मीन्स अ शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट किस चीज के लिए प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल मतलब पहले पाने का अधिकार है, सबसे पहले किस चीज के रिगार्डिंग, तो डिविडेंड के रिगार्डिंग। और कैपिटल जब वापस करना पड़ेगा, मानिए कंपनी का समापन हो, कंपनी बंद होगा, तो कैपिटल वापस किया जाएगा ना, जिस हमने लिया है, तो किसको वापस किया जाएगा, प्रेफरेंस। तो विच हैव प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स और रिसीव्ड कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर, समझ में आया ना, ऑन द टाइम ऑफ, आप क्या कहते हैं, जब कंपनी का हमारा समापन होगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कह लीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा ना ये। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब भी आपको बता दिया, विच हैव प्रेफरेंशियल राइट, बस तो यही समझिए, नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर का नाम दिया जाता है। लेकिन एक आता है इक्विटी, एक आता है क्या हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, समझिएगा, मालिकाना समझिए, मतलब जिसपे मालिक का हक हो, जिन भी चीजों पे मालिक का हक हो, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, इक्विटी के अंतर्गत। तो क्या क्या, एक तो शेयर, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव होता है, वो इक्विटी को इक्विटी शेयर मान लेते, नहीं, इक्विटी शेयर मीन्स ओनली इक्विटी शेयर, बट इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये भी तो मालिक ही है ना, प्लस फायदा का कुछ हिस्सा हम क्या बना लेते हैं, रिजर्व एंड, यानी वो सारी चीजें जिसपे मालिक का हक हो, चाहे भाई प्रेफरेंस शेयर का चाहे इक्विटी शेयर का, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, इक्विटी। तो कभी भी इक्विटी और इक्विटी शेयर को सेम नहीं मानना, पक्का ध्यान रहेगा। फिर आगे कह रहा है क्या, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस मतलब क्या होता है ना, कि फॉरेन से जब भी हम कोई डील करते हैं, हो सकता है पौंड में डील हो सकता है पाकिस्तान से डील करें, पाकिस्तानी रुपीज में डील हो, यूरो में हो, डॉलर में भी अलग अलग देश के अलग अलग डॉलर हैं, जिनका वैल्यू भी हमारे पास अलग अलग है। तो कभी भी इंडिया में जब भी हम कोई लीगल वर्क करेंगे, या इंडिया में यदि हमें अपने इनकम स्टेटमेंट को शो करना है ना, तो मैं कभी भी उसको डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, इन सब चीज़ों में हम नहीं बना सकते। हमें जब भी करना पड़ेगा तो हमें उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता। तो अब मान के चलिए इंडियन करेंसी के बारे में आप लोग जनरली सुनते होइएगा कि ये क्या होता है, ऑन टाइम पे ये लोग क्या बोलते हैं, बदलते रहता है।
टाइम टाइम पे क्या होता है, ये सेकंड में वैल्यूएशन इसका चेंज होता रहता है। तो भाई अब अभी खरीद रहा हूं, हो सकता है 80 रुपया है, 10 मिनट बाद मान के चलिए 80.5 80 रुपया 50 पैसा हो गया, तो चलिए हमारे लिए 50 पैसे का वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों डॉलर में खेला जा रहा है, तो 50 पैसा 50 लाख बन के आ रहा है ना, फर्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा। तो किस रेट को ले, हम किस रेट को ले, तो इसके लिए क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है ना, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड का जो होता है, तो उन लोग के द्वारा एक क्या होता है भाई, रेट, एवरेज रेट क्या किया जाता है, इशू किया जाता है कि इस सप्ताह में इतने से इतने तारीख तक के लिए जो भी फॉरेन में एक्सचेंज हम किए हैं, फॉरेन करेंसी में जो भी डील किए हैं, उसका एक्सचेंज रेट हमारा ये रहे। ऐसा नहीं कि सेकेंड में चले, तो एक वो टाइम पीरियड दे देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक, या इस तारीख के इस टाइम से इस तारीख के इस टाइम तक हमारा जो रेट होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज ये होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्चुअल में मैंने जिस दिन डील किया होगा, मानिए कि हमारा एक्चुअल में डील किया उस समय रुपया का एक $1 इज इक्वल टू, सोचिएगा $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, लेकिन हमारा क्या हुआ, जो हमारा वो क्या कहते हैं रेट आया जो, ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा $1 इज इक्वल टू, उसने कहा कि इस सप्ताह के लिए $1 इज टू 29 रुपीज। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है ₹1 का, ये क्या होगा हमारा एक्सचेंज डिफरेंस। वही कह रहा है क्या हमारा, एक्सचेंज डिफरेंस इज द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन द रिपोर्टिंग करेंसी एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट। तो अलग अलग एक्सचेंज रेट जो हमारे पास आया था, उसके कारण जो भी हमारे रेट में जो मतलब जो चेंजेज आए हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, दो चीज साथ में दिया है, बड़ा शानदार। एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा, दोनों का दिक्कत क्या है, दोनों खर्च, या कुछ लोग तो व्यय भी, ये भी क्या है हमारा व्यय। बताया हूँ कि नहीं बताया, सही में बताइए, आप ही बताइए, बताइए ना था इसमें क्या दिया हुआ है। देख के ही बता दीजिए, या काम करते हैं यहीं पे रोक दें क्या, हाँ एक काम रहेगा आप लोगों के लिए, टास्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया, एकदम एग्जाम्पल दे दे के समझाया, इन दोनों के बीच में आप अंतर बता दीजिए हमको एकदम। इस पे आपको हो सके अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बनाइए, अगर आपका वीडियो कॉन्सेप्ट सही रहा तो हम उसको अपने ऐप पे डालेंगे, और क्या। अरे लाइए, तो अंदर से एक आता है ना भाई, कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेरे भाई। तो जितना बेस्ट हो सके, आपके पास गूगल है, आपके पास इवन यहाँ भी किताब है, जानते हैं इस चीज को होमवर्क के नाम पे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रखा, एक बार फिर भी ट्राई करिएगा, कहीं शायद वीडियो मिल जाए, चाहे इसमें हो जाए चाहे कहीं भी हो जाए, एग्जाम्पल के तहत एकदम, ये नहीं कि आप किताब पढ़ के मुझे समझा रहे, नहीं, एकदम देसी भाषा में। ये रिक्शा वाले को भी अगर आप समझाएं इन दोनों के बीच में अंतर तो समझ में आ जाए, वीडियो मुझे भेजिए, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। तो ट्राई योर बेस्ट, गुड लक, और मिलते हैं कल, ठीक है।